बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ एग्जांपल्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो चुका होगा कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या उसमें कोई टर्म अगर यूज़ हुआ होगा तो वो पहले से हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि हर एक्सरसाइज से पहले मैं डिफिनीशन और एग्जांपल आपको पहले से क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोजीनस और नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो सर, नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? इंतहाई आसान डिफिनीशन है, आप ज़रा देख ले। कंसिडर द इक्वेशन। सर, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax + by = k, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा इसको हम क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सर, इसमें ये a, b और k क्या चीज़ है? वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a जो है कोई नॉन जीरो जो है वैल्यू होगी, b इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, k जो है कांस्टेंट है और वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। x और y इसमें वेरिएबल है, ठीक है। x के क्वेश्चन में भी नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू होगी, y के क्वेश्चन में भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है। और कांस्टेंट भी नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये आपके पास इक्वेशन 1 क्या कहलाएगा? नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या इसको टू अननोन्स भी कहा जाता है, यानी x और y इसमें दो अननोन्स है या दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख ले, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सर, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग टू नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अगर मैं दो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को लिख दूं, यानी पहला नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये है a1x + b1y = k1, दूसरा है a2x + b2y = k2। तो दीज टू इक्वेशंस टुगेदर form a system of non-homogeneous linear equation in two variables x and y। तो बेसिकली सिस्टम का मतलब ये होता है ना, जब दो या दो से ज्यादा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इकट्ठे आ जाए तो वो फिर सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। तो ये सिर्फ हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और ये जो है सिस्टम है। इसको सिमल्टेनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है या सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस क्या होते हैं उसकी डिफिनेशन देख ले। अच्छा, यहां पर देख ले कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, ये तो उससे भी आसान है। देख ले, कंसिडर द इक्वेशन। सर, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax + by = 0, नॉन होमोजीनियस में यहां पर नॉन जीरो कांस्टेंट था, कांस्टेंट की वैल्यू जो थी वो नॉन जीरो थी। यहां पर अगर कांस्टेंट जीरो आ जाए, where a not equal to 0, b not equal to 0, the equation 3 is called a homogeneous linear equation in two variables। ये क्या बन जाएगा? homogeneous linear equation in two variables या two unknown बन जाएगा। तो homogeneous linear equation की पहचान ये है कि उसमें राइट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, और नॉन होमोजीनियस में नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी यहाँ पर नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। और राइट हैंड साइड में अगर आप देख ले सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कंसिडर द फॉलोइंग टू होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। एक है a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0। चलो इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। तो ये बन जाएगा these two equations together form a system of homogeneous linear equations in two variables, ठीक है ना। देखें, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है ना, लीनियर, कि इसमें वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। कितने वेरिएबल्स है? x और y, दो वेरिएबल है, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो ये लीनियर है, ठीक है। इक्वेशन इस वजह से क्योंकि इक्वल यूज हुआ है तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। फिर इसके साथ आया है होमोजीनियस। सर, ये होमोजीनियस इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास देख ले इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जीरो है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आई है, तो ये होमोजीनियस की डिफिनीशन है। लीनियर इक्वेशन भी है, होमोजीनियस भी है, तो ये बन जाएगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सर, इसके साथ सिस्टम भी आया हुआ है। सिस्टम का क्या मतलब है? जब दो या दो से ज्यादा
होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इकट्ठे आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहा जाता है। जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस इकट्ठे आ जाए उसको सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है लेकिन दो इकट्ठे आए हैं इसलिए ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। बात की समझ आ रही है? तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मजीद आगे जाते हैं। अच्छा जी, सोल्यूशन ऑफ 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। हमें 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें 3 अननोन्स है यानी 3 वेरिएबल होंगे। कंसिडर, ये मैंने एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिखा है। सिस्टम मैंने क्यों कहा, बिकॉज इसमें 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आए हैं, इस वजह से सिस्टम ये है। जब दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आ जाए इसको सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख ले, ये मैंने जनरल एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिया है। सबसे पहले अगर आपको इस तरह कोई सिस्टम गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका सोल्यूशन फाइंड कर ले, तो सबसे पहले तरीक़ेकार क्या है इसका, पहला स्टेप ये होगा कि आपने इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको क्या लिख ले, मैट्रिक्स में। तो पहला जो मैट्रिक्स होगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, यानी यहाँ पर वेरिएबल जो है x1 है, x2 और x3। x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसमें वेरिएबल आएंगे। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 3 है, x1 x2 x3। अच्छा, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, x1 x2 x3 भी हो सकते हैं, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इक्वल आपने लगाना है, और राइट हैंड साइड में चूंकि ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस की तो यही डिफिनेशन है कि उसमें जीरो कांस्टेंट होगा ना, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, या नल मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। तो आप इस मैट्रिक्स को नाम दे दे। ये जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो मैं इसको ए का नाम देता हूँ, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है तो इसको मैं एक्स का नाम देता हूँ, और ये नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप कह सकते हैं इसको। अब करेंगे क्या, ये पहला स्टेप हुआ कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती, नॉन जीरो आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, देन ये जो मैट्रिक्स ए होगा इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या डिफिनेशन है, जिसमें डिटरमिन जीरो के बराबर नहीं होता। तो जब डिटरमिन जीरो के बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बात की समझ आ रही है? तो यहां पर मैं ये दोबारा लिख देता हूं कि मेरे पास है ए एक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं इनवर्स अप्लाई कर सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, दोनों साइड पर ए इनवर्स को अप्लाई कर ले, प्री मल्टीप्लिकेशन इसकी कर ले। प्री मल्टीप्लिकेशन से मुराद है कि पहले ए इनवर्स लिख ले और फिर ये आ जाएगा ए एक्स, इधर भी प्री मल्टीप्लिकेशन कर ले, ए इनवर्स और जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये ब्रैकेट लास्ट दो मैट्रिक्स पर है तो मैं पहले दो मैट्रिक्स पर लगा सकता हूं। तो ये बनेगा ए इनवर्स ए, एक्स अकेला रह जाएगा बेचारा, और ए इनवर्स चूंकि ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उससे जीरो ही आएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा, और ए इनवर्स और ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये भी हमें क्लियर है। तो आई एक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, आई एक्स से एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया या नल मैट्रिक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेट इज, इसका मतलब ये है कि एक्स मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यूज है, अननोन से, ये 3 अननोन से x1 x2 x3, और जीरो मैट्रिक्स में है 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू भी जीरो है, x2 की वैल्यू भी जीरो है और x3 की वैल्यू भी जीरो है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां पर देख ले, चूंकि हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 आ रही है ना,
ये देख ले तीनों वेरिएबल्स का आंसर 0 आ रहा है। तो दिस शोज डेट द सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। सर ये ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें तमाम वेरिएबल्स का आंसर 0 आ जाए। यहाँ पर 3 अननोन्स थे, यानी 3 वेरिएबल्स थे और तीनों का आंसर 0 आया है, 0 0 0। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन कहा जाता है। और सर ये ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों आया है, इसकी वजह क्या थी कि तीनों वेरिएबल्स का आंसर 0 आए? तो वो मैंने यहां पर लिखा है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वी मे कंक्लूड डेट, हम इससे ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि अ सिस्टम ए एक्स इक्वल टू ओ, या आप इसको 0 भी कह सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ऑफ 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन तब आएगा if a is non-singular, that is a determined not equal to 0। यहां पर देख ले, चूंकि इसका determined not equal to 0 था, यानी ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर था, इसलिए इसका आंसर ट्रिवियल सोल्यूशन आया है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एक सिस्टम का आंसर कब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल आंसर कब होगा, यानी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू कब 0 होगी, सर ये तब 0 होगी जब उस सिस्टम में क्या हो, वो मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी ए डिटरमिन नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, और कॉमन सेंस की बात है, सर अगर ए डिटरमिन 0 के बराबर आ जाए, यानी ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तो फिर उसे क्या कहेंगे? फिर इसे नॉन ट्रिवियल कहा जाएगा। यह तो कॉमन सेंस की बात है ना। चलो उसको भी लिख देते हैं। नोट, a system ax equal to 0 of 3 homogeneous linear equations in 3 variables has a non-trivial solution। non-trivial solution कब होगा? if a is singular matrix, जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो, यानी जिसका डिटरमिन 0 आ जाए, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि 3 वेरिएबल जो है, 3 अननोन्स है, x1 x2 x3, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तीनों का आंसर 0 नहीं हो सकता। अगर तीनों का आंसर 0 हो जाए उसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन की रीजन ये होती है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की रीजन ये है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। उसमें कह रहे कि शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, कि हमने आपको एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देख ले कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, 0 कांस्टेंट है, तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। और ये शो करने की इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें ये जो 3 वेरिएबल्स है x, y और z, इन तीनों का आंसर 0 होगा। x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी, और z की वैल्यू भी 0 आएगी। कैसे आएगी? तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिख ले, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जो पहला मैट्रिक्स होगा उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसमें कोएफिशिएंट्स आएंगे, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट -1। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट 2। सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जी। कौन सा क्वेश्चन? अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल मिसिंग हो तो फिर उसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर होगा। क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से? एक है x, y और z है इक्वल, और नल मैट्रिक्स है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, चूंकि 0 है तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स को नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसको मैं x का नाम देता हूँ, इसको मैं मैट्रिक्स O का नाम देता हूँ, या 0 मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है, 0 भी कह सकते हैं, O। लेकिन अमूमन चूंकि मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम इसको O भी कह सकते हैं और 0 मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है, या नल मैट्रिक्स। बहरहाल सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट। तो चलो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करना चाहते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो देख ले 2 आप लिख देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे, क्या रह जाएगा? 1 -1 2 2। सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा, फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, 1 -1 1 2 1 -1 1 2। तीसरा जो है वो -1 एलिमेंट है, फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, तो 1 1 1 2 1 1 1 2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर ले तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, 1 × 2 2, दरमियान में माइनस आएगा, 2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आता है, लेकिन सर एक माइनस तो बाहर भी मौजूद है तो ये +2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 × 2 2 आता है और इससे +1 आ जाएगा। ठीक है, -1 × 2 और -2 हो जाएगा, सॉरी -2 नहीं -1 आएगा, 1 × 1 से 1 आता है। अच्छा इसको सॉल्व कर ले, 2 + 2 से 4, 4 2 8,
2 + 1 3, तो ये -3 बन जाएगा। इससे आएगा 2 - 1 1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इससे आता है और 8 - 4 से 4 आ जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा है 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा। जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। जब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होता है ना, फिर उस सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। अब चूंकि इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ना, किस तरह ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा देख ले, समझने की कोशिश कर ले। चूंकि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपने करना क्या है कि यहां पर आप लिख ले, ये जो सिस्टम है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स कर ले, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लिकेशन कर ले। जब हम प्री मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स करेंगे तो ये बनेगा ए इनवर्स, यहां पर आएगा ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स नल मैट्रिक्स। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये ब्रैकेट लास्ट दो मैट्रिक्स पर है तो पहले दो मैट्रिक्स पर लगा सकते हैं। ये बनेगा ए इनवर्स ए, एक्स अकेला रह जाएगा, इससे नल मैट्रिक्स ही आएगा। ए इनवर्स ए आई के बराबर होता है और आई एक्स से एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 मैट्रिक्स के वो बराबर हो जाएगा। यानी दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का आंसर भी 0 आएगा, y का आंसर भी 0 आएगा और z की वैल्यू भी 0 आएगी। तो चलो बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इज आल्सो इक्वल टू 0। तो अगर तीनों वेरिएबल्स का आंसर 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन कहा जाता है। दस द सिस्टम हैज ट्रिवियल सोल्यूशन, दस the system has trivial solution। ये जो है इसका trivial solution है। तो trivial solution आने की वजह क्या थी, क्योंकि हमारे पास determinant not equal to 0 था, इसलिए trivial solution आया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 12 की तरफ देख ले, क्या कह रहे कि show that the system has a non-trivial solution, कि इस सिस्टम का क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब यह है कि इसमें इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नॉन जीरो इसमें ज़रूर आएगा, तीनों की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर जीरो हो जाए फिर तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिख दिया राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है वो लिख देंगे, फिर आप वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर आप जीरो मैट्रिक्स लिख देंगे, ए एक्स इक्वल टू 0। करेंगे क्या कि आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ही से फैसला होगा कि आया इसका सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। जब मैंने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया एक्सपेंडिंग बाय रो 1, आपको तरीकेकार ऑलरेडी आते हैं, तो इससे आ रहे 0। तो इसका मतलब ये हुआ जब 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होता है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि दस द गिवन सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये जो सिस्टम हमें गिवन है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी एक्स वाई और जेड में तीनों वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी तीनों का आंसर 0 नहीं आ सकता। अच्छा, इन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई और जेड की, वो हम फाइंड करेंगे। सर ये किस तरह फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए तरीकेकार ये कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। सर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, आइए देख ले कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स में कोफिशिएंट्स लिख लें। यहाँ पर हमारे पास जो है कोफिशिएंट है 1 1 2 -2 1 -1 एंड -1 5 4। फिर एक इस तरह एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है या जो नल मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 0 है, 0 0 0, ये आप लिख देंगे। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट मैट्रिक्स इकट्ठे लिख लेते हैं ना तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाते हैं। अब इस मैट्रिक्स को आपने इचुलान में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इचुलान में, और उससे आपने फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इचुलान में हम कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इचुलान में। इचुलान की क्या डिफिनेशन है कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए या पाइवट एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर रो 1 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा, 1 1 2 0।
चेंजेस किस में आएंगे, रो 2 और रो 3 में आएंगे। रो 2 में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर मुझे -2 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो रो 2 को ऐड कर ले 2 रो 1 के साथ, तो -2 + 2 0 और 1 + 2 हो जाएगा ना, तो 1 + 2 से आ जाएगा 3, -1 + 4 से आ जाएगा 3 और 0 हो जाएगा, 2 2 = 4, -1 + 4 से 3 आ रहे। इसी तरीके से रो 3 को आपने क्या करना होगा, मुझे -1 नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो रो 3 को ऐड कर ले रो 1 के साथ, रो 3 को ऐड कर ले रो 1 के साथ, -1 + 1 0, 5 + 1 6, 4 + 2 6 और 0 + 0 0 हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? ओके जी। अब हम क्या करेंगे, के एंट्री के नीचे 0 क्रिएट हुआ, के एंट्री के नीचे 0, मुझे इस 6 को 0 करना होगा, तो चेंजेस रो 3 में आएंगे, चेंजेस रो 3 में आएंगे, तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 1 1 2 0 0 3 3 0 आ जाएगा। अगर मुझे इस 6 को 0 करना है तो रो 3 को माइनस करना होगा 2 रो 2 के साथ, तो देख ले 2 3 = 6 हो जाएगा, 6 - 6 0, यहां पर भी 6 - 6 0 और 0 - 0 0 हो जाएगा। अब ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ ना, अब इसको वापस आप इक्वेशन में लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे, देख लें वापस, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख ले, तो जब इचुलान में ये कन्वर्ट हो जाए तो नाउ आपने करना क्या होगा, इन कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल भी लगा दे, ये बन जाएगा 1x है तो हम x लिख सकते हैं, +1y है तो हम y लिख सकते हैं, +2z = 0। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। फिर ये 0x है तो 0x लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते, 3y + 3z = 0, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। और तीसरे जो यहाँ पर जो रो है उसमें तो तमाम वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर देख ले इक्वेशन 1 में हमने x से स्टार्ट किया था, x y z, इक्वेशन 2 में हमने यानी y से स्टार्ट किया, y z, तो इक्वेशन 3 को हम z से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 0z = 0। इस तरह भी तो मैं लिख सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर x से स्टार्ट किया, यहाँ पर y से, और यहाँ पर मैंने z से स्टार्ट किया, तो 0z = 0। सर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, x y z की वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देख ले, कॉमन सेंस की बात ये कि z में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, चाहे 1 पुट करना चाहते हैं, 2 3 4 0 -1 -2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। z की हर एक वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जनरली हम सपोज करेंगे यहाँ पर कि लेट मैं z की वैल्यू लेता हूं t। सर ये t क्या चीज है, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। आप 1 ले ले, फिर भी t के इक्वेशन सेटिस्फाई हो, z की वैल्यू 1 भी आ सकती है, z की वैल्यू 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी ये जा सकती है, ठीक है ना। तो हम जनरली लेंगे z की वैल्यू t। अब सर t z की वैल्यू तो मेरे साथ फाइंड हो गई, अब किसकी बारी है, y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस z इन इक्वेशन 2, तो आप यहां पर लिख ले इक्वेशन 2 इंप्लाइज डेट, यानी z की वैल्यू तो t आ गई, z तो फाइंड हो गया, अब y फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन 2 इंप्लाइज डेट 3y + 3, z की वैल्यू क्या है, t है, = 0। सर मैं इसे 3 कामा ले सकता हूं, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा y + t = 0। मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे तो y Dividing both sides by 3. = 0/3 0। सर मुझे y चाहिए, ये t को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो y की वैल्यू आ जाएगी -t, तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, -t। तो z की वैल्यू t है, y की वैल्यू -t है। अब मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x प्लस y की वैल्यू -t है, तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं x - t + 2, z की वैल्यू t है, = 0। तो ये बन जाएगा x -t + 2t से आ जाएगा +t = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -t आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -t, ठीक है, x की वैल्यू आ गई -t आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं z की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू फिर -1 होगी, और x की वैल्यू -1, तो एक सोल्यूशन ये भी बन सकता है। z की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो यहाँ पर -2, तो इस तरह लातादाद सोल्यूशन बन सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन,
इस सिस्टम का आंसर क्या आएगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन आएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। 13 में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लिम्डा द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लिम्डा। बेसिकली इस एग्जांपल के दो पार्ट है। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लिम्डा, लिम्डा की किस वैल्यू पर ये सिस्टम जो है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। लिम्डा की किस, यानी हमें लिम्डा की वैल्यू चाहिए। और सेकंड पार्ट में क्या है कि सॉल्व द सिस्टम, यानी आप उस लिम्डा की वैल्यू इस सिस्टम में पुट कर ले और फिर उस सिस्टम को सोल्व भी कर ले, यानी इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी फाइंड कर ले, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड कर। तो दो पार्ट है। सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि मुझे लिम्डा की वैल्यू चाहिए ताकि मैं फिर इस सिस्टम में पुट कर सकूं, ठीक है। तो लिम्डा किस तरह निकालेंगे, यहां पर देख ले, वी नो दैट द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। एक सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो तब होगा जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए ना। जब डिटरमिनेंट जीरो होगा, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। तो मैं ए डिटरमिनेंट को फाइंड करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो जीरो के बराबर लेता हूं, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट लगा देंगे। ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं उसको ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ले, एक्स का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट -1, इधर 2 हो जाएगा, फिर 2 1, z का कोएफिशिएंट जो है वो लैम्डा है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट है 3 और यहां पर है 1, z का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर ले, लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अगर मैं रो 1 के जरिए इसको एक्सपेंड करता हूं तो पहली वैल्यू तो 1 है, डिटरमिनेंट लगा देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे तो यहां पर आएगा 1 लैम्डा 1 2। सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, लेकिन एक नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद है तो ये +1 बन जाएगा। फिर डिटरमिनेंट आप लगा दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे तो 2 लैम्डा 3 2 बन जाएगा। तीसरा एलिमेंट है 2, फिर डिटरमिनेंट लगा दिया, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम नहीं लेंगे तो ये बनेगा 2 1 3 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन माइनस लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई लैम्डा लैम्डा प्लस और 2 2 4 -3 लैम्डा प्लस 2 2 1 2 -3 इक्वल टू 0। तो देख ले ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 4 -3 लैम्डा। अच्छा, और 2 -3 से -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इससे आएगा -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये +2 है, ये -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इससे ये बराबर है -4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। सर हमें लिम्डा की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, लिम्डा की वैल्यू। तो आप इस तरह कर ले, -4 लिम्डा को छोड़कर ये 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, -4 बन जाएगा। डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे, -4 जब -4 पे डिवाइड होगा तो +1 आ जाएगा। तो लिम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं इस सिस्टम में लिम्डा की जगह पर 1 पुट कर लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इससे आएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और अब हमने इस सिस्टम को सोल्व भी करना है, क्या करना है, इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम में ये लिम्डा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सिस्टम कौन सा है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 है और ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस, अच्छा लिम्डा की जगह पर तो 1 पुट कर लिया ना, तो ये z बन जाएगा प्लस z इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। अब इस सिस्टम को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अभी मैंने बता दिया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको इचुलान में कन्वर्ट करेंगे, x y z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलो देखते हैं, यहाँ पर देख ले मैंने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी के एंट्री के नीचे 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट रो अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे इस 2 को भी 0 करना है, 3 को भी 0 करना है, तो चेंजेस रो 2 में आएंगे, रो 2 -2 रो 1। तो यहाँ पर 2 -2 0 1 और यहाँ पर जब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 से आएगा 3, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 - 4 से आएगा -3 और ये 0 बन जाएगा। इसी तरीके से रो 3 में क्या चेंजेस आएंगे, मुझे ये 3 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो रो 3 को माइनस कर ले 3 रो 1 से, तो 3 - 3 0, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई करें तो +3, 1 + 3 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 2 6, तो 2 - 6 - 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ पर देख ले, मैं रो 2 को डिवाइड कर सकता हूँ 3 पर, तो 1 - 1 2 0, रो 2 को डिवाइड कर ले 3 पर, तो ये बनेगा 1/3 रो 2, यानी रो 2 को आप 3 पर डिवाइड कर ले, ठीक है। तो 0/3 से तो 0 आ रहे, 3/3 से 1, -3 जब 3 पे डिवाइड होगा -1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से रो 3 को भी आप 4 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो रो 3 को भी डिवाइड कर ले 4 पर, तो 1/4 रो 3, तो ये बनेगा 4/4 1 और -4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे -1 इक्वल टू 0। देख ले, के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, इसमें के एंट्री 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, तो मुझे ये 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो चेंजेस रो 3 में आएंगे, तो 1 - 1 2 0
और रो 2 जो है वो 0 1 -1 0। अच्छा, रो 3 में चेंजेस आएंगे तो रो 3 को आपने माइनस करना होगा रो 2 से। 0 -0 0 1 -1 0 -1 और एक माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 -1 +1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करेंगे, वापस इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लें। तो ये बनेगा 1x से तो हम लिख सकते हैं x - y + 2z = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा y - z प्लस z नहीं -z बनेगा, क्योंकि -1 है ना, तो -z बनेगा। y - z = 0। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तीसरे में तो तमाम के कोएफिशिएंट 0 है, तो चलो यहाँ पर मैंने x से स्टार्ट किया था, यहाँ पर y, तो इस इक्वेशन 3 को z से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी 0z = 0 में ले लेता हूँ, ठीक है। अब चूंकि वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ना x y z की, तो यहां पर अगर आप देख ले z की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, तो ये सेटिस्फाई होगा, ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई होगा। तो z के तमाम रियल नंबर, यानी इसके सोल्यूशन में तमाम रियल नंबर आएंगे। तो जनरली हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि लेट z जो है वो t के बराबर है। किसके बराबर है? t। वेयर ये t जो है ना, ये कोई रियल नंबर होगा, t बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट से ये ताल्लुक रखेगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी t। Now, putting the value of z in equation 2 implies that equation 2 में इसलिए पुट कर ले ताकि y की वैल्यू भी आ जाए। तो y - z की वैल्यू t है = 0। तो y की वैल्यू भी आपके पास t आ जाएगी, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू फाइंड करने, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 implies that x minus y की वैल्यू t है + 2t = 0। तो x -2t + 2t से आएगा t, और ये बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -t आ जाएगी। तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू -t, y की वैल्यू t, और z की वैल्यू हमारे पास वो भी t आ रही है। तो अब ये t क्या है? ये तो रियल नंबर है ना। तो मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि thus the given system has infinitely many solution। infinitely many solution, the given system has infinitely many solutions for lambda = 1। lambda की वैल्यू 1 पुट करने पर, ये जब हमने सिस्टम को सोल्व किया तो इसके यानी ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा था, और नॉन ट्रिवियल में फिर ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे रहा था हमें आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह मज़ीद कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फिर मुकम्मल तरीके से इसकी समझ आएगी। तो इस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।